व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 80। ठीक है ना। हमने आपसे जैसे पहले भी बताया था कि ये जो क्लास होगी ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो को समझने का प्रयास करेंगे। तो बस बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुनते चलना और समझते चलना, ठीक है ना। चलो भाई देखते हैं। हेलिकेज एंजाइम। Helicase enzyme break the hydrogen bond between the complementary pair during the DNA replication। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन ब्रेक करता है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। ठीक है, डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, उनको कौन तोड़ता है? आप बोलोगे हेलिकेज नाम का एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हेलिकेज नाम का एंजाइम। ठीक, सुनते चलना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो को। तो थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करना। देखो हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखो बेटा, हमने होमोजाइगस में लिया रेड फ्लावर, हमने होमोजाइगस में लिया वाइट फ्लावर। ठीक, रेड फ्लावर में कैपिटल आर है, कैपिटल आर मतलब डोमिनेटिंग कैरेक्टर, और वाइट फ्लावर में स्मॉल आर है, स्मॉल का मतलब हो गया रिसेसिव। तो रेड करेक्टर जो है वो डोमिनेंट करेक्टर है और वाइट कलर का जो करेक्टर है वो रिसेसिव करेक्टर है। तो पहला क्रॉस हमने किसके किसके बीच कराया? डोमिनेंट और रिसेसिव होमोजाइगस। बोलो भाई, मेरी बात समझ में आई? एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव और होमोजाइगस के बीच में। होमोजाइगस का मतलब आर आर या आर आर, और हेट्रोजाइगस का मतलब आर और स्मॉल आर। आई बात समझ में? तो बस सुनते चलना ध्यान से। तो जब हमने पहला क्रॉस कराया तो देखा एक में बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, यानी कि सब में रेड कलर का फ्लावर आएगा क्योंकि सब में बड़ा आर पहुंच गया। और बड़ा आर का मतलब डोमिनेंट करेक्टर, और डोमिनेंट करेक्टर क्या है? रेड फ्लावर। तो सारे फ्लावर कैसे होंगे बेटा? रेड। इसीलिए 100% रेड फ्लावर पहली जनरेशन में। अब अगर कोई ध्यान से देखे या समझे तो ये होमोजाइगस तो नहीं रहे, हेट्रोजाइगस हुए। कैसे हुए? हेट्रोजाइगस। तो जो आपको F1 जनरेशन प्राप्त हुई, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होमोजाइगस के क्रॉस में जो आपको F1 जनरेशन प्राप्त हुई वो हेट्रोजाइगस प्राप्त हुई, और उसमें सबका डोमिनेंट करेक्टर प्राप्त हुआ, रेड कलर सब में आया, चारों में आया। तो 100% रेड फ्लावर। इतनी बात समझ में आ गई? किसी प्रकार का कोई संदेह, किसी प्रकार की कोई समस्या कतई नहीं होनी चाहिए। ठीक, होनी भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं, गारंटी। अब हमने क्या किया? दो हेट्रोजाइगस का आपस में क्रॉस करा दिया F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए। तो एक कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये क्रॉस अगर हम कराते हैं, देखो ऐसे से कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो फिर से बता दें आपको अच्छे से, देखना बेटा, यही वाला क्रॉस कराने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटल आर, कैपिटल आर, तो एक आ गया कैपिटल आर, यानी कि ये हो गया राजा बेटा प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस। ठीक, सुनते चलना, प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस। इसमें कैसा कलर आएगा? रेड। ठीक, अब देखो ये क्या आ गया? ये प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस है? नहीं, ये क्या है? ये है डोमिनेंट हेटेरोजाइगस। ये है क्या बेटा? डोमिनेंट हेटेरोजाइगस। तो रेड कलर तो इसमें भी आएगा क्योंकि डोमिनेंट का ट्रेट आया, डोमिनेंट की एलील आई, डोमिनेंट का क्रोमोसोम आया, डोमिनेंट की जीन आई है, और यही कंडीशन इसके साथ भी होगी। तो अब चला मेरी बात को, मेरे शब्दों को सुनना ध्यान से। एक आ गया प्योर होमोजाइगस, दो हो गए हेटेरोजाइगस, और एक आ गया प्योर रिसेसिव। समझना बेटा, एक आ गया क्या? प्योर रिसेसिव होमोजाइगस। बोलो भाई, आई बात समझ में राजा बेटा?
सुनना। अब हम देखो फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, एक बार जानबूझ के हम बार बार समझा रहे हैं ताकि आपको बैठ जाए आपके दिमाग में। एक हमारे पास हो गया प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस, एक हमारे पास हो गया प्योर रिसेसिव होमोजाइगस, और दो हमारे पास हो गए हेटेरोजाइगस। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा। वैसे तो देखा जाए तो ये तीनों लाल होंगे और ये सफेद होगा। फिनोटिपिकली ऊपर से बाह्य आकारिकी से देखने पर पता चलेगा कि इन हेटेरोजाइगस का जब हम क्रॉस कराते हैं तो 3 पुष्प लाल आएंगे और 1 पुष्प हरा, सॉरी सफ़ेद आएगा। हरा कहाँ से आ गया, जीएस पर नीचे हरे से लिखा इसलिए हरा आ गया। ठीक है तो 3 पुष्प कैसे रेड आएंगे और 1 पुष्प कैसा आएगा बेटा, वाइट आएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि बेटा जीनोटिपिकली बताओ, तो आप कहोगे सर एक आएगा प्योर रेड, 2 आएंगे हाइब्रिड, करेक्टर वही आएगा रेड का, और 1 आएगा प्योर वाइट। अब देखो, अब हमें नहीं लगता कि तुम्हें समस्या होनी चाहिए। अब अगर आपसे कोई कहे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो बताओ बेटा, तो आप कहोगे कि एक में आर आर आता है, एक में आर स्मॉल आर आता है, और एक में स्मॉल आर आता है। तो एक तो ये हो गया, 2 ये वाले हो गए, और 1 ये वाला हो गया। रेशियो क्लियर हो गया। ये कैसा रेशियो हो गया, जीनोटिपिक, जो अंदर जेनेटिक से रिलेटेड है। और अगर हम कहते बेटा आपसे कि भैया फिनोटिपिक बताओ जरा, फिनोटिपिक, तो आप कहते सर 3:1, क्योंकि 3 होते लाल और 1 होता सफ़ेद। हमको लगता है समझ में आ जाना चाहिए भैया। हमने थोड़ी मेहनत भी करी है इसको बनाने में, समझाने में, और समझा भी दिया है। इसीलिए हमने 2 अलग अलग मार्कर का प्रयोग किया ताकि हम समझा सकें। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में सीखा, डोमिनेंट सीखा, रिसेसिव सीखा, होमोजाइगस सीखा, हेटेरोजाइगस सीखा, जीनोटिपिक सीखा, फिनोटिपिक सीखा। तो F2 जनरेशन में 75% रेड और 25% वाइट। आई बात समझ में? अब आप निकाल लोगे। अब हमको नहीं लगता कि आपको कन्फ्यूज़न होना चाहिए, इसलिए हमने आपसे कहा था कि 80 नंबर की क्लास थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चलो अच्छा, बस अब थोड़े से 1 लाइनर देख लो। रूट प्रेशर इज ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही। रूट प्रेशर किसके कारण होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। ठीक है, कोई नई बात नहीं। मोस्ट वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है पौधों में वो रूट हेयर के जोन से होता है। किस जोन से होता है, रूट हेयर के जोन से। पानी पी लें जरा। ठीक है बेटा, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो देखते हो वही रूट प्रेशर क्रिएट करता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है ना बेटा, वही क्या क्रिएट करता है, रूट प्रेशर। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या क्रिएट करता है, रूट प्रेशर। ठीक, बात समझ में आई? चलो अच्छा, सुनते चलना। तो रूट प्रेशर कौन क्रिएट करता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्रिएट करता है। मोस्ट वाटर, ज़्यादातर जो पानी का अवशोषण होता है बेटा वो रूट हेयर के जोन से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आयन का होता है उसमें भाई सीधी सी बात है, एनर्जी का तो लॉस होगा, और एनर्जी का लॉस होगा यानी कि एटीपी का लॉस होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय द सेल रिक्वायर्स एनर्जी और एटीपी। बस इसे लिखा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय सेल रिक्वायर्स। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। पहले में लिखा होगा एनर्जी, दूसरे में लिखा होगा एटीपी, तीसरे में लिखा होगा ऊर्जा के सिक्के, समझना, और चौथे में लिखा होगा ऑल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। चलो आगे देखते हैं। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर्स इन मीजोफिटिक प्लांट। देखो बेटा, याद रखना मेरी बात को, जहाँ पानी ज़्यादा होगा, ध्यान देना, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर भी
वाष्पोत्सर्जन कम होता है, और जहाँ पानी कम होगा वहाँ तो वैसे भी कम होगा। सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करते हैं समोद्भिद पौधे, जो हमारे आसपास हमारे थल पे लगे होते हैं, जैसे आम, केला, नीम, बबूल, ये सारे पौधे। तो मीजोफिटिक प्लांट यही, यानी कि जिनको हम कहते हैं C3 प्लांट्स, ये सबसे ज़्यादा वाटर लॉस करते हैं। और लेस होता है स्कैम प्लांट या सेक्यूलेंट प्लांट में, यानी कि जो जीरोफाइट है। बेटा सीधी सी बात है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ भगवान ने वैसे भी पत्तियों को किस में बदल दिया है, कंटिकाओं में, कांटों में, स्पिक्यूल्स में। तो वहाँ पर तो वैसे भी आपका ट्रांसपिरेशन कम ही होता है, कोई नई बात तो है नहीं। तो अब ध्यान से सुनो क्या लिखा है, जो सेंटेंस लिखा उसको समझो जरा। क्या लिखा है, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर्स इन मीजोफिटिक प्लांट, जिनको C3 पौधे कहते हैं, और लेस यानी सबसे कम C4 प्लांट और कैम प्लांट्स भी होते हैं बेटा। ठीक है, ये सारे के सारे सेक्यूलेंट प्लांट होते हैं, जीरोफिटिक नेचर के होते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं राजा बेटा। कह रहे ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट पैकीटीन। भैया ये क्वेश्चन हमें लगता है आज तक हर एग्जाम में सब में मिला दो कम से कम 50 बार तो पूछा ही गया होगा। मेडिकल के एग्जाम और एग्रीकल्चर के एग्जाम, TGT PGT के एग्जाम में मिला दो, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये कि मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होती प्रक्रिया, ये कब होती है, डिप्लोटीन में होती है कि डायकनेसिस में होती है? तो आप बोलोगे पैकीटीन में होती है। कब होती राजा बेटा? पैकीटीन, यानी कि ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट पैकीटीन। कंपाउंड, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? आप बोलोगे फेरिंग्स में। कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम इज फाउंड इन फेरिंग्स। कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम इज फाउंड इन फेरिंग्स। कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? फेरिंग्स में पाई जाती है। स्पोरोगोनी जो होता है भैया मलेरियल पैरासाइट में, ये होती कब है? तो आप बोलोगे स्टमक वॉल में होती है मॉस्किटो के। मनुष्य में तो मनुष्य में नहीं होती है। स्पोरोगोनी जो होती है मॉस्किटो की, वो मॉस्किटो में ही उसकी वॉल में। समझते चलना एक एक चीज़ कि जो स्पोरोगोनी होती है मलेरियल पैरासाइट की, अकर्स इन स्टमक वॉल ऑफ मॉस्किटो। क्वेश्चन पूछा जाता है किस जगह होती है? उसकी स्टमक वॉल में होती है। यूस्टेचियन कैनाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये यूस्टेचियन कैनाल जो होती है बेटा, यही बैलेंस, ईयर बैलेंस का काम करती है। ईयर में मतलब बैलेंस मेंटेन करती है हवा का। जब आप एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, ठीक है ना, तो फेरिंग से मिडिल ईयर को ये कनेक्ट करती है, तो हवा को मेंटेन करती है। एयर का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करती है। हम अभी गोवा गए थे जब घूमने, तो उससे गए थे इंडिगो से, तो यहाँ से जाने में तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ से आने में मेरे छक्के छूट गए। एक कान के पर्दे में बहुत तेज़ पेन हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो वो केवल और केवल इस वजह से क्योंकि एयर बैलेंस उन लोगों ने फ़्लाइट में करा नहीं। सामान्यतः जब प्लेन नीचे से ऊपर उठता है और ऊपर से नीचे आता है तब घबराहट भी होती है। अगर आप BP के पेशेंट हैं तो हार्ट बीट बढ़ती है, और कोई समस्या नहीं, आप एकदम बढ़िया हो, आपके कान एकदम स्वस्थ हैं, तो आपके कान के पर्दे फटने का चांसेस होता है। तो मेरा लेफ़्ट जो ईयर था उसमें जो आपका पर्दा था, ईयर ड्रम था, उसके फटने की आवाज़ आई। हालांकि वो रिकवर हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता रिकवर, कोई दिक्कत नहीं। एक तरह से एयर बैलेंस करनी होती, वो अपने आप एयर वहाँ से निकल जाएगी और वो 2-4 दिन में सही हो जाएगा। लेकिन उस समय तत्काल अगर देखा जाए तो उस समय बहुत पेन होता है उस समय, ठीक है ना। तो ये एयर बैलेंस का होता है। अगर एयर बैलेंस फ्लाइट में नहीं किया गया इंडोर अंदर की तरफ, तो ये प्रॉब्लम होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर ब्लूम के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, कुछ नई बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो बताया दे रहे हैं। वाटर ब्लूम कौन कॉज करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी कॉज करती है, जैसे एनाबीना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, नोड्यूलेरिया हो गया। अब वाटर ब्लूम कॉज करने से क्या होता है आपको पता है? कि जो पानी की ऑक्सीजन होती है वो ख़त्म होने लगती है। जब पानी की ऑक्सीजन ख़त्म होने लगेगी तो मछलियाँ मरने लगती हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भैया हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। लगभग 80 वीडियो हमने आपको दे दिए, और एक से एक अच्छे वीडियो, एक से एक अच्छा कंटेंट। हमें लगता है आप कंटेंट से भी सेटिस्फाई हो रहे होंगे, क्वेश्चन से भी सेटिस्फाई हो रहे होंगे, अपनी मेहनत से और मेरी मेहनत से भी सेटिस्फाई हो रहे होंगे। इसलिए बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि देखो बेटा, जीतने के लिए मेहनत ही आवश्यक है और कोई तरीका नहीं कि आप किसी तरह से
नौकरी को प्राप्त कर लोगे। जो ये कंडीशन चल रही है इसमें नौकरी प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि भैया बड़ी विकट मेहनत करिए। 2 करोड़ लोगों की नौकरी छूट चुकी है अमेरिका में, ये है प्राइवेटाइजेशन, समझ रहे हो ना। इसलिए एक बार थोड़ी सी मेहनत कर दो, रंगबाजी के साथ पूरा जीवन व्यतीत करो, ठीक है ना। तो चलो बात समझ में आई, ये तो बड़ा अच्छा लगा होगा, पढ़ने में समझ में भी आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो वाला फिनोटिपिक वाला हमने आपको समझा दिया, ऐसे आप किसका याद करेंगे अपने मन से, डाई हाइब्रिड का याद नहीं करेंगे, समझेंगे। जेनेटिक्स याद करने का विषय नहीं है, समझने का विषय है, ठीक है ना। आई बात समझ में। और इस स्लाइड में अगर आपको कुछ क्वेश्चन बताने का मन करे, अगर मन करे, तो आप हमको केवल एक छोटा सा क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि कैम प्लांट्स क्या होते हैं, कैम प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। कैम प्लांट्स किन्हें कहते हैं, इनके विषय में आप हमको इस स्लाइड के बारे में बता सकते हैं। बस अब आपके लिए केवल 20 लेक्चर्स और बचे, उसके बाद काम खत्म, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।